आज इस वीडियो में हम गुप्त वंश के एक ऐसे सम्राट के विषय में बात करेंगे जिसको आज भी कई सारे इतिहासकार स्वीकार नहीं करते हैं। मतलब कि उसके अस्तित्व को नकारा जाता है कि भाई वो जो है गुप्त वंश का था ही नहीं, इस टाइप से बोला जाता है। तो ये गुप्त वंश का सम्राट है रामगुप्त, जो कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के मध्य में कुछ समय के लिए शासन करता है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके विषय में आपको जो है कहीं उतनी अधिक जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन अभी क्या हो रहा है, ऐसे टॉपिक्स से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, विशेष करके यूपीएससी हो गया या फिर अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। रामगुप्त, देखिए जो रामगुप्त है इसको जो है समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र बताया गया है। समुद्रगुप्त के बाद नॉर्मली हम लोग क्या पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को पढ़ते हैं, लेकिन समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के मध्य रामगुप्त जो है कुछ समय के लिए शासन किया था। समुद्रगुप्त के दो बेटे हुए, समुद्रगुप्त जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जिसने पूरे भारत को जीत लिया था, तो उसके दो बेटे थे। सबसे बड़ा पुत्र था रामगुप्त, उसके बाद हुआ चंद्रगुप्त, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से जाना गया। तो ये जो रामगुप्त है ये लगभग समुद्रगुप्त के मृत्यु के बाद शासन करता है कुछ समय के लिए। तो क्या हुआ था इसको हम लोग जानते हैं, मतलब कि क्यों इसको लेकर के विवाद बना हुआ है। तो देखिए अभी मतलब कुछ समय पहले तक ना, कुछ समय मतलब कुछ वर्षों पहले तक रामगुप्त के बारे में इतिहास में पता ही नहीं था। काफी मतलब जितने भी इतिहासकार थे वो सीधा जो है समुद्रगुप्त से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ये पढ़ा जाता था। लेकिन अभी जो नए जानकारियां प्राप्त हुई है, कुछ नए शोध हुए हैं, तो उसमें जो है इसका नाम आता है। तो देखिए एक स्टोरी पता चलती है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय एक लेखक थे, नाटककार थे विशाख दत्त, जिसने देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक की रचना की थी। और उसी नाटक को आधार बना करके आगे जो है बहुत सारे साहित्य की रचना की गई, बहुत सारी पुस्तकों में उसका जिक्र किया गया। तो वो कहानी क्या थी उसको हम लोग पहले जान लेते हैं। तो देखिए समुद्रगुप्त मतलब भारत का नेपोलियन, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त ये जो है गुप्त साम्राज्य का शासक बनता है। इसके विषय में कहा गया है कि ये उतना योग्य था नहीं, ये थोड़ा सा जो है कायर शासक इसको बताया गया है। तो इसके समय में गुप्त साम्राज्य पर शकों का आक्रमण होता है। शक जो कि समुद्रगुप्त के समय में शकों ने अपनी पुत्रियों का विवाह समुद्रगुप्त के साथ करवाया था। खुद आगे से आकर के जो शक राजा थे वो लोग अपनी पुत्रियों को लेकर के आते थे, समुद्रगुप्त को भेंट करते थे कि आप जो है हमारी कन्या से विवाह करिए, इस टाइप से। तो वही शक समुद्रगुप्त के मृत्यु के बाद जब उनको लगा कि भाई उसका जो उत्तराधिकारी है उतना योग्य नहीं है, तो वो लोग जो है अपने अपमान का बदला लेने के लिए कि भाई समुद्रगुप्त हमको डरा के रखता था, इस टाइप से, तो वो लोग जो है रामगुप्त के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। अब यहां पर जो रामगुप्त है वो शकों के सामने टिक नहीं पाता है, शकों के सामने टिक नहीं पाता है, मतलब ये उतना योग्य था नहीं तो टिक नहीं पाता है। अब यहां पर ये जो शक हैं वो रामगुप्त के समक्ष एक प्रस्ताव भेजते हैं कि अगर तुम हमारी एक शर्त मान लेते हो तो हम तुमको छोड़ देंगे। तो वो लोग जो शक है उसको शकपति कहा गया है। क्या कहा गया है? शकपति। तो जो शकपति है वो इसके पास संदेश भिजवाता है कि एक हमारी शर्त मान लो, तुमको मैं छोड़ दूंगा। तो शर्त क्या रखा जाता है? वो बोलता है कि अगर तुम अपनी पत्नी ध्रुव देवी, जिसका एक नाम ध्रुव स्वामिनी भी मिलता है, उसको अगर हमें सौंप देते हो तो हम जो है तुम्हारे जो राज्य पर आक्रमण कर रहे हैं उसको बंद कर देंगे। तो यहां पर ये जो रामगुप्त है ये अब सोचता है कि भाई क्या किया जाए। तो ये जो है हाँ कर देता है, ठीक है मैं अपनी पत्नी ध्रुव देवी को तुमको दूंगा, सौंप दूंगा, मुझको छोड़ दो, इस टाइप से। अब ये सारा कुछ तैयार मतलब सब कुछ तय हो जाता है कि ध्रुव देवी अथवा ध्रुव स्वामिनी उसको जो है शकों को दिया जाना है। अब यहां पर रामगुप्त का जो अनुज होता है, छोटा भाई चंद्रगुप्त, जब उसको इस बारे में पता चलता है तो भाई वो बौखला जाता है कि भाई ये किस तरह का आपका मतलब किस तरह का आप व्यवहार कर रहे हो कि अपने जो कुल वधू है उसको आप
शत्रु के हाथों सौंप रहे हो, आपको उससे लड़ना चाहिए शत्रु से, और आप जो है अपने घर की लक्ष्मी को, अपने घर की इज्जत को उनको सौंपने जा रहे हो। तो यहां पर जो चंद्रगुप्त है वो फिर प्लानिंग करता है कि आपने जैसा बोला है ठीक है वैसे ही होगा, लेकिन जो ध्रुव देवी है वो नहीं जाएगी, मैं जो हूं स्त्री वेश धारण करके जाऊंगा अपने साथियों के साथ। आप लोग जो है मेरे को, जो भी स्त्रियों को उस समय डोली वगैरह हमें बिठा करके ले जाया जाता था, तो वैसे ही पालकी, मतलब डोली तो शादी में यूज होता है, बाकी टाइम पे पालकी होता है। पहले जमाने में जो रईस लोग होते थे ना, महिलाएं विशेष करके, वो पालकी में यात्रा किया करती थी। तो वैसे ही तय होता है कि जो चंद्रगुप्त हैं वो स्त्री वेश धारण करेगा, जो भी महारानी के जो कपड़े हैं उसको धारण करेगा, और वो उसको जो है शकों के शिविर में ले जाया जाएगा, जो शकपति है उसके पास। तो ऐसे ही तय होता है, और उनके जो दूसरे साथी हैं वो लोग भी वैसी पालकी में उनकी सेविकाएं बन बन के जाते हैं सब। अब इनको छोड़ दिया जाता है, और वहां पर जो चंद्रगुप्त हैं वो क्या करते हैं, उस शकपति को मौका देख करके मार देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो जो शक राजा था वो बड़ा खुश हो जाता है कि इस रामगुप्त ने अपनी पत्नी को भेज दिया, और वो बिल्कुल आलिंगन करने के लिए, मतलब कि जो महारानी ध्रुव देवी है जो कि चंद्रगुप्त बन के गया है, तो उसको जो है बिल्कुल गले लगाने के लिए, हग करने के लिए ऐसे आगे बढ़ता है, और जो चंद्रगुप्त है वो फिर उसी समय उसको मार डालता है। कुछ इस तरह का जिक्र मिलता है। अब यहां पर जो शक है उसको मार दिया गया, शक राजा को, तो जो शकों का खतरा है वो टल जाता है। लेकिन यहां पर जो रामगुप्त है जिसने अपनी कायरता का परिचय दिया था, तो यहां पर जो रामगुप्त है इसकी बहुत ज्यादा किरकिरी होती है इसके जो दरबार में, जनता में, और वहीं जो चंद्रगुप्त है उसकी बड़ी वाहवाही होती है। जनता भी बड़ा मतलब खुश होती है कि भाई युवराज ने बड़ा अच्छा काम किया, हमारे राज्य पर जो शत्रुओं का साया मंडरा रहा था उसको इन्होंने जो है समाप्त कर दिया। तो यहां पर जो चंद्रगुप्त है वो भी बड़ा कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, और वो क्या करते हैं, एक दिन मौका पा करके रामगुप्त की हत्या कर देता है चंद्रगुप्त, और वो उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लेता है। इसके बाद फिर जो चंद्रगुप्त है वो फिर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से आगे शासन करता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये पूरी स्टोरी है जो विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्तम में उल्लेखित है। तो इसके बारे में आगे और भी बहुत सारे पुस्तकों में लिखा गया। तो ये स्टोरी आप लोगों को पता होना है, और इसका स्रोत क्या क्या है ये भी आप लोगों को पता होना है। इस कहानी के कैरेक्टर को एक बार आप लोग सुनिएगा। एक तो हो गया रामगुप्त, ये हो गया, उसके बाद चंद्रगुप्त, ये रामगुप्त की पत्नी जो कि आगे चल करके चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पत्नी बनी, ध्रुव देवी, इन्हीं का नाम मिलता है ध्रुव स्वामिनी, दोनों नाम इन्हीं का है, कंफ्यूज मत होइएगा, ध्रुव स्वामिनी। और जो चौथा कैरेक्टर है जो यहां शकपति बोला गया, जो शक राजा है उसका कोई नाम नहीं मिलता है, उसको बस शकपति कहा गया है। क्या कहा गया है, शकपति या फिर शकाधिपति ऐसा कहा गया है। तो ये इसके कैरेक्टर हैं। अब कहां कहां से इसके विषय में जानकारी मिलती है, तो जो सबसे पहला स्रोत है जहां से ये चीजें शुरू हुई वो है विशाख दत्तकृत देवी चंद्रगुप्तम। तो ये जो देवी चंद्रगुप्तम है इसकी रचना किसने की थी, विशाख दत्त। ये भी काफी बार पूछा गया है, विशाख दत्त की रचना कौन सी है, या फिर देवी चंद्रगुप्तम का रचना कौन है, तो विशाख दत्तम नहीं, माफी चाहूंगा। तो इसमें जो है मिलता है विशाख दत्त, इसमें जो है ये पूरी स्टोरी मिलती है। अब यहां पर एक और चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम है, जहां पर ये चीज, इस कहानी का उल्लेख मिलता है, ये अपने मूल रूप में प्राप्त नहीं होता है। मतलब ये जो उस समय का जो इसका मूल जो ग्रंथ है वो नहीं मिलता है, लेकिन इसके बाद इसी को आधार बना करके एक दूसरी पुस्तक लिखी गई थी, उसमें जो है ये सारा कुछ व्याख्यान मिलता है। उसका नाम है नाट्य दर्पण। यहां लिखूंगा मैं नाट्य दर्पण। आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये अनुपलब्ध है, मतलब वो प्राप्त नहीं हुआ है। तो नाट्य दर्पण, इसमें जो है इसको लिखा गया है। नाट्य दर्पण के लेखक कौन है, रामचंद्र और गुणचंद्र नामक दो लोग जो हैं नाट्य दर्पण के लेखक हैं। रामचंद्र, ये रामगुप्त है, रामचंद्र व गुणचंद्र,
चंद्र, इन दोनों ने जो है विशाख दत्त के इस देवी चंद्रगुप्तम को आधार बना करके नाट्य दर्पण की रचना की, जिसमें ये सारा कुछ मतलब देवी चंद्रगुप्तम में जो भी बातें लिखी गई है वो हमको नाट्य दर्पण में देखने को मिलती है। लेकिन जो असली वाली जो देवी चंद्रगुप्तम है वो अप्राप्त है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। और नाट्य दर्पण इसी से जो है ये सारा कुछ जानकारी मिलता है। मतलब इसमें इन्होंने लिखा होगा कि विशाख दत्त ने अपनी नाटक, ये नाटक थी मूलतः, ये जो देवी चंद्रगुप्तम है ये क्या थी, नाटक थी। गुप्त काल में लिखा गया था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में थे देवी विशाख दत्त। तो उन्हीं के समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक की रचना की थी। इस पर जो है आपको काफी सारे और भी नाटक देखने को मिलेंगे जो कि आधुनिक काल में लिखे गए, क्योंकि बड़ा ही रोचक कहानी है। तो इसको किसने लिखा बाद में, नाट्य दर्पण में रामचंद्र और गुणचंद्र ने। ये सारी स्टोरी इसी में मिलती है। आगे चल करके इसी विशाख दत्त देवी चंद्रगुप्तम, इसी को आधार बना करके और भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई। दूसरा है हर्षचरित, इसको मैं पहला कर देता हूं। ये दोनों एक में आएगा, नाट्य दर्पण और देवी चंद्रगुप्तम दोनों एक में आएगा। उसके बाद दूसरा है हर्षचरित। हर्षचरित ये किसने लिखा है भाई, बाणभट्ट ने लिखा है। बाणभट्ट कौन था, ये हर्षवर्धन का दरबारी कवि था ना बाणभट्ट, तो उसने जो है ये लिखा है हर्षचरित, जिसमें हमको हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलता है। लेकिन हर्षवर्धन के पहले की घटनाओं का जिक्र भी इसमें मिलता है। तो इसमें जो है ये जानकारी मिलती है कि कुछ वर्ष पहले जो गुप्त वंश शासन कर रहे थे, तो उसके बारे में यहां पर ऐसे लिखता है कि दूसरे की पत्नी की इच्छा करने वाले सकपति को स्त्री वेशधारी चंद्रगुप्त ने मार डाला। इस तरह से जो है हर्षचरित्र में इसका जिक्र किया गया है, इस वाले स्टोरी का जिक्र। तो ये हर्षचरित, बाणभट्ट के हर्षचरित से भी रामगुप्त के विषय में जानकारी मिलता है। इसके बाद अगला है तीसरा, काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा किसने लिखा है, काव्य मीमांसा तो राजशेखर ने लिखा है। राजशेखर, ये लगभग 10वीं सदी की है। काव्य मीमांसा राजशेखर ने लिखा है। अब इसमें जो है थोड़ा सा फेरबदल किया गया है, मतलब कि कहानी वही है, कहानी का जो प्लॉट है वो वही है, थोड़ा सा नाम इसमें अलग अलग आपको मिलेगा। जैसे कि रामगुप्त का नाम यहां आपको मिलेगा शर्मगुप्त, ये रामगुप्त के लिए लिखा गया। रामगुप्त को क्या बोला है, शर्मगुप्त। उसके बाद जो सकपति है, ये जो सकपति है, शक राजा, इसको लिखा गया है खसाधिपति। खसाधिपति क्या लिखा गया है, सकपति को खसाधिपति, रामगुप्त को शर्मगुप्त, और वहीं जो चंद्रगुप्त है इसको यहां पर लिखा गया है कार्तिकेय। क्या लिखा गया है, कार्तिकेय। कहानी वही है कि जो शर्मगुप्त है इसके ऊपर खसाधिपति ने आक्रमण कर दिया, और जो शर्मगुप्त है ये जब हार जाता है तो खसाधिपति शर्त रखता है कि तुम मुझे अपनी पत्नी दो तो मैं तुमको मुक्त कर दूंगा। तो उसके बाद जो शर्मगुप्त है इसका छोटा भाई कार्तिकेय होता है, जो कि स्त्री वेश धारण करके इस खसाधिपति को मार देता है, और बाद में इसकी काफी वाहवाही होती है कार्तिकेय की, मतलब चंद्रगुप्त की, और वो जो है अपने बड़े भाई शर्मगुप्त को मार देता है और उसकी पत्नी से विवाह करके खुद राजा बन जाता है। तो इस तरह से काव्य मीमांसा में राजशेखर ने लिखा है। तो एक तरह से व्यंग्य कसा गया है कि हमारे पुराने समय में ऐसी ऐसी चीजें भी हुई कि जो एक राजा है अपनी पत्नी को अपने शत्रु को सौंपने के लिए तैयार हो गया, इस टाइप से। उसके बाद देखिएगा अगला जो है श्रृंगार प्रकाश। चौथा है श्रृंगार प्रकाश। श्रृंगार प्रकाश ये किसने लिखा है, तो भोज, राजा भोज, उसने लिखा है श्रृंगार प्रकाश। श्रृंगार प्रकाश ध्यान रखना। इसके बाद है हर्षचरित का टीका। ये जो हर्षचरित है ना, इस पर टीका लिखा गया शंकरार्य के द्वारा। शंकरार्य के द्वारा हर्षचरित पर टीका लिखा गया। हर्षचरित का टीका, या पर लगा देंगे तो ज्यादा सही रहेगा। हर्षचरित पर टीका किसने लिखा है, शंकरार्य ने। शंकरार्य, इसने जो है हर्षचरित पर टीका लिखा है, और इसमें भी इसी वाले स्टोरी का जिक्र मिलता है। इसके अलावा एक
मुस्लिम इतिहासकार, उसने भी जो है इसका जिक्र किया है। 6वां नंबर, मुस्लिम इतिहासकार जिसकी रचना है मुजमल उत तवारीख, मुजमल उत तवारीख। इसको किसने लिखा है? तो अबुल हसन ने लिखा है। इसको किसने लिखा है? अबुल हसन, अबुल हसन अली। अब इसमें भी ना जो कहानी है वो बिल्कुल वैसी है, लेकिन इसमें नाम आपको अलग अलग मिलेगा। इसमें रवाल नाम मिलेगा, एक रवाल, रवाल, और दूसरा नाम मिलेगा वर्क मारिस, वर्क मारिस। तो यहां पर क्या होता है, जो रवाल है ये रामगुप्त है। रवाल कौन है? रामगुप्त। तो यहां पर जो अबुल हसन अली है वो लिखता है कि रवाल के ऊपर किसी दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया, रवाल हार जाता है और अपनी पत्नी को अपने शत्रु को सौंपने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे उसका छोटा भाई वर्क मारिस ये बहुत ज्यादा क्रोधित होता है और खुद स्त्री वेश धारण करके अपने शत्रु के खेमे में घुस जाता है, शत्रु को मार देता है, बाद में अपने बड़े भाई को भी मार देता है और उसकी पत्नी से विवाह कर लेता है। तो इतिहासकारों ने ये जो रवाल है, वर्क मारिस है, इन दोनों को जो है, रवाल को रामगुप्त माना है और वर्क मारिस को चंद्रगुप्त माना है। तो ये 6 जो स्रोत हैं ये साहित्यिक स्रोत में आएंगे। मतलब कि रामगुप्त के ऐतिहासिकता के प्रमाण में कौन कौन से साहित्यिक स्रोत मिलते हैं, ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। तो ये 6 स्रोत आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अभिलेखीय साक्ष्य। रामगुप्त के विषय में ना कुछ अभिलेखीय साक्ष्य भी मिलता है। आप लोग अगर चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके काम आ जाएगा। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अभिलेखीय साक्ष्य की। इसको मैं क्लीन कर लेता हूं। तो जो गुप्त शासक हैं, जितने भी गुप्त शासक हुए हैं उनके बहुत सारे अभिलेख प्राप्त हुए हैं, लेकिन जो रामगुप्त है ना, इसके अभी तक कोई भी अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है। मतलब कि ऐसा कोई अभिलेख नहीं मिला है जिसको कि रामगुप्त ने जारी किया हो। लेकिन ऐसे कुछ अभिलेख मिले हैं जिसमें रामगुप्त नामक राजा का उल्लेख मिलता है या फिर इस कहानी का जिक्र मिलता है, जिससे हमको रामगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आपको 4 अभिलेखों के नाम याद रखना है। सबसे पहला है संजन, सबसे पहला संजन, इसके बाद है कांबे, उसके बाद है संगली, उसके बाद है दुर्जनपुर। ये 4 अभिलेख, में बाकी 3 को भी बताऊंगा। पहले हम लोग संजन की बात करते हैं। इनमें से जो 3 है ना, चलो मैं उसको आखिरी में बताता हूं। तो जो संजन अभिलेख है ये लगभग 871 ईस्वी का है। कब का है? 871 ईस्वी का है। मतलब रामगुप्त, आप लोग बताइए कब का हो सकता है भाई? जो समुद्रगुप्त है वो लगभग 335 से 370-75 तक शासन किया था। तो ये लगभग 4वीं शताब्दी का है। और ये कब लिखा गया है? 871 में। संजन अभिलेख, अभिलेख है संजन अभिलेख, अभिलेख आप लोग लिख लेना। तो ये जो है राष्ट्रकूट वंश के शासक अमोघ वर्ष द्वारा जारी किया गया था। अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष, ये राष्ट्रकूट वंश का शासक था ना, अमोघ वर्ष। मैंने पढ़ाया हुआ है राष्ट्रकूट वंश के विषय में डिटेल में। तो ये जो अमोघ वर्ष है ये जैन मतानुयायी था, जैन धर्म को अपनाया हुआ था अमोघ वर्ष ने। तो इसने क्या किया है, अपने इस संजन अभिलेख में जो कि 871 ईस्वी का है, उसमें वो जो कहानी है उसको जिक्र किया है। इसमें ऐसा लिखता है इस अभिलेख में कि कलयुग में गुप्त वंश में एक दागी राजा हुआ। दागी, क्या बोला मैंने? दागी। देखो क्या लिखा हुआ है, कलयुग में गुप्त वंश में एक ऐसा दागी राजा हुआ जिसने अपने बड़े भाई की हत्या की और उसकी पत्नी से विवाह कर लिया। तो यहां पर ये जो अमोघ वर्ष है अपने अभिलेख में किसको दागी बोल रहा है? देखो फिर से एक बार सुनिएगा। कलयुग में गुप्त वंश में एक ऐसा दागी राजा हुआ जिसने अपने बड़े भाई की हत्या की और उसके पत्नी के साथ विवाह कर लिया। तो भाई चंद्रगुप्त ने अपने बड़े भाई की हत्या की और उसकी पत्नी से विवाह कर लिया ना। तो यहां पर दागी किसको बोला गया है?
चंद्रगुप्त को बोला गया है। तो यहां आपको एक चीज विशेष ध्यान रखना है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य है, जिसकी गणना भारत के महानतम शासकों में की जाती है, उसको इस अभिलेख में दागी कहा जा रहा है। मतलब कि इसकी यहां पर निंदा की गई है। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि किस लेख में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की निंदा की गई है, तो संजन अभिलेख में, जो कि अमोघ वर्ष का है, उसमें इसकी निंदा की गई है। तो इससे हमको जो है रामगुप्त के बारे में पता चलता है, चंद्रगुप्त के बारे में भी पता चलता है। अगला जो है वो है कांबे। कांबे, इसी में हम जो है तीसरा को भी ले लेते हैं। तीसरा है संगली। ये दोनों लेख भी ना राष्ट्रकूट वंश के शासक का है। ये भी राष्ट्रकूट, मैं कोष्टक में लिख देता हूं, राष्ट्रकूट। तो ये जो है राष्ट्रकूट शासक गोविंद चतुर्थ से संबंधित है। गोविंद चतुर्थ, गोविंद चतुर्थ, गोविंद प्रथम, गोविंद द्वितीय, गोविंद तृतीय, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं ना। तो ये गोविंद चतुर्थ की है और ये 330 और 333 का है। ये जो है 330 का है, सॉरी ये 930 ईस्वी का है, सॉरी ये 930 का है और ये 933 का है। 933 ईस्वी, 930 ईस्वी किसका है? गोविंद चतुर्थ का। अब यहां पर जो लेखक है जिसने इस लेख को लिखा, मतलब कि गोविंद चतुर्थ ने ही लिखवाया, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इसको जो है सहशांक उपाधि दी गई है। सहशांक, क्या उपाधि दी गई है इसको? सहशांक, सहशांक, इसको गोविंद चतुर्थ को। और ऐसा लिखा गया है कि एक ऐसा राजा हुआ जिसकी उपाधि सहशांक की थी। ये जो है चंद्रगुप्त के बारे में कहा गया। चंद्रगुप्त की एक उपाधि है विक्रमांक। तो इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि ये जो विक्रमांक है और सहशांक है, दोनों एक बराबर है। मतलब कि विक्रमांक का ही पर्यायवाची सहशांक है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है। तो यहां पर गोविंद चतुर्थ को सहशांक कहा गया है और चंद्रगुप्त को भी सहशांक कहा गया है। तो इसमें ऐसा लिखा गया है कि जो गोविंद चतुर्थ है वो इतिहास के शासक सहशांक के समान ही शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी उसने जो है जैसा काम किया था वैसे हमारे राजा ने नहीं किया है, ऐसे टाइप से लिखा गया है। मतलब कि यहां पर सीधा सीधा यह कहा गया है कि चंद्रगुप्त ने अपने भाई की हत्या करके उसकी पत्नी के साथ विवाह कर लिया। तो यहां ऐसा लिखा गया है कि हमारा जो राजा है वो भी बड़ा शक्तिशाली था, समर्थवान था, लेकिन उसने जो है इस तरह का कोई भी कृत्य नहीं किया। देखो, जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था ये बहुत महान शासक थे, बहुत शक्तिशाली शासक थे और इनकी जो ख्याति थी इनके मरने के बाद, देखो आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को, तो उस समय भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जो यादें थी वो धुली नहीं थी। लोग जानते थे कि भाई कोई इतिहास में पहले जो है चंद्रगुप्त नाम का कोई शासक हुआ जिसकी उपाधि विक्रमांक सहशांक की थी, जिसने अपने भाई की हत्या की और उसकी पत्नी के साथ विवाह कर लिया, इस तरह का। तो जो दूसरे राजा होते थे उससे तुलना करते थे। जैसे यहां पर बोला गया कि भाई हमारा राजा भी बहुत शक्तिशाली है लेकिन उसने ऐसे काम नहीं किए, ऐसा इसमें लिखा गया। किसमें? ये कांबे और संगली में। कांबे और संगली ये दो लेख। तो ये जो तीनों लेख है ना, संजन, कांबे और संगली, ये तीनों लेख किनके हैं? राष्ट्रकूट शासकों के हैं। पहला वाला अमोघ वर्ष का और दूसरा वाला जो है गोविंद चतुर्थ का। इसके बाद जो चौथा लेख मिलता है वो है दुर्जनपुर। दुर्जनपुर का लेख चौथा, दुर्जनपुर। दुर्जनपुर, ये जो दुर्जनपुर है ना विदिशा के निकट है, तो इसको विदिशा लेख भी बोला जाता है। तो ये दुर्जनपुर आपको विशेष याद रखना है। तो यहां पर क्या है, विदिशा के पास दुर्जनपुर नामक स्थान पर 3 जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। कौन सी मूर्तियां? जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां। अब यहां से मैं कुछ आपको और एक स्पेशल चीज बताऊंगा। जो अमोघ वर्ष है ये जैन धर्म को मानता था ना, तो दुर्जनपुर से 3 जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं और उन जैन मूर्तियों के जो चरण हैं, पैर हैं, उसी के पास जो है कुछ अभिलेख भी मिले हैं और उस अभिलेख में महाराजाधिराज रामचंद्र, ऐसा किसी राजा का उल्लेख मिलता है, महाराजाधिराज रामचंद्र ऐसे। तो यहां पर जो है इसको, इससे मतलब जो रामगुप्त है, माफी चाहूंगा, रामगुप्त लिखा हुआ है, रामचंद्र नहीं, रामगुप्त। तो इस 3 जैन मूर्तियों के नीचे जो है अभिलेख भी मिला है जिसमें रामगुप्त का जिक्र मिलता है। अब यहां पर आप लोग एक चीज समझिएगा, जैन मूर्तियां,
जैन मूर्तियां और उनके साथ में अभिलेख है और उस अभिलेख में इस रामगुप्त का उल्लेख मिलता है। अब इस लेख में जो भाषा प्रयोग की गई है, जो लिपि प्रयोग किया गया है, जो तरीका प्रयोग किया गया है, वो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उनके जो अभिलेख हैं उनसे काफी कुछ मिलता जुलता है। तो इतिहासकार जो हैं इस दुर्जनपुर लेख में जिस रामगुप्त का उल्लेख किया गया है उसको गुप्त वंश का रामगुप्त मानते हैं। और इससे जो है कुछ इतिहासकार ऐसा अनुमान लगाते हैं कि ये जो रामगुप्त है वो जैन मत का मानने वाला रहा होगा। तभी तो भाई जैन मूर्तियों के नीचे से अभिलेख प्राप्त हुआ, मतलब कि उनके आसपास से अभिलेख प्राप्त हुआ, जैन मत को मानता रहा होगा। वहीं आप ये भी देखिए, जो अमोघ वर्ष है जो कि जैन धर्म को मानने वाला था, उसने जो है रामगुप्त का पक्ष लिया है और उसके भाई का निंदा किया है, क्योंकि ये जो है जैन धर्म को मानता था और हो सकता है रामगुप्त भी जैन धर्म को मानता रहा होगा। कुछ इतिहासकारों का यह भी कहना है कि जो रामगुप्त था उसके सैनिक रूप से दुर्बल होने का एक कारण यह हो सकता है कि वो जैन धर्म को मानता था, चूंकि जो जैन मतानुयायी वो अहिंसा का पालन करते हैं। तो ऐसा जो है इतिहासकार अनुमान लगाते हैं, हालांकि इस बारे में अभी तक कोई भी सिद्ध नहीं हो सका है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि चूंकि जो रामगुप्त हो सकता है वो जैन मत को मानने वाला था, इसी कारण उसके बाद के जो गुप्त शासक थे उन्होंने रामगुप्त का उल्लेख अपने अभिलेखों में नहीं किया होगा, ऐसा भी कुछ इतिहासकारों का कहना है। क्योंकि ना रामगुप्त का गुप्त वंश में जितने भी अभिलेख मिले इसके बाद के, चाहे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के हो, कुमार गुप्त के हो, स्कंद गुप्त के हो, उनमें किसी में भी रामगुप्त का उल्लेख नहीं मिलता है, ध्यान रखना। तो ये 4 अभिलेख जिसमें हमको रामगुप्त के बारे में पता चलता है, जो कि रामगुप्त के यहां तक कि गुप्त वंश के बाद के अभिलेख हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ सिक्के भी मिले हैं इसके नाम के, कुछ सिक्के भी प्राप्त हुए हैं इसके नाम से। कहां से मिला है सिक्का? तो 2 स्थान याद रखेंगे, भिलसा और एरण, भिलसा और एरण। लेकिन ये जो सिक्के मिले हैं ना, जो भिलसा से जो सिक्का मिला है उसमें से एक सिक्के में इसका पूरा नाम मिलता है। भिलसा से जो सिक्का मिला है उसमें एक सिक्के में पूरा नाम मिलता है रामगुप्त, लेकिन अन्य जो सिक्के मिले हैं उसमें टूटा फूटा नाम मिलता है। मतलब किसी में राम मिलेगा, किसी में मगु मिलेगा, किसी में गुप्त मिलेगा, मतलब वो टूट फूट गया है, खराब हो गया है, तो स्पष्ट उसको पढ़ा नहीं जा रहा है। लेकिन फिर भी जोड़ तोड़ करके उसमें जैसे राम, मगु, जैसे किसी में मिल गया रा, किसी में राम मिल गया, किसी में म, किसी में मगु, ऐसे किसी में गुप्त, इस टाइप से। तो इससे जो है इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि हो ना हो ये सिक्के जो है रामगुप्त के हैं। हालांकि एक सिक्का है ऐसा है जिसमें पूरा नाम लिखा हुआ है रामगुप्त। तो ये भिलसा और एरण से इसके कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं जो कि थोड़े से टूटे फूटे अवस्था में मिले हैं। और ये जो सिक्के मिले हैं ना, ये तांबे के सिक्के हैं, तांबे के सिक्के। जबकि अधिकतर जो गुप्त शासक थे वो सोने के सिक्के जारी करते थे, चाहे समुद्रगुप्त हो, चंद्रगुप्त हो। इसके अलावा चांदी के सिक्के जारी किए, तांबे के सिक्के बहुत कम मिलते हैं। लेकिन जो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो समय था उस टाइम पे सोने के सिक्के बहुत ज्यादा जारी किए जाते थे, क्योंकि इनका जो समय था, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनका समय जो है काफी मतलब गुप्त शासकों के लिए, गुप्त साम्राज्य के लिए बहुत ज्यादा उन्नति का समय था। तो उस टाइम पे तांबे का सिक्का, इसको लेकर के काफी सारे जो शासक हैं थोड़े से असमंजस में पड़ जाते हैं। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ये जो शकपति, जिस शक शासक ने इसके ऊपर आक्रमण किया था वो कौन था। तो इसके विषय में भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती है हमको। आगे जब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तब पता चलता है कि उसने जो है शक शासक रुद्रसिंह तृतीय को पराजित किया था। तो काफी सारे इतिहासकार मानते हैं कि हो ना हो वो रुद्रसिंह तृतीय ही रहा होगा, लेकिन अभी तक ये जो है प्रूफ नहीं हो पाया है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं उन इतिहासकारों के बारे में जो रामगुप्त की प्रामाणिकता को नहीं मानते, मतलब कि वो रामगुप्त को गुप्त वंश का शासक नहीं मानते। कुछ इतिहासकार हैं जैसे कि स्मिथ हो गया, इतिहासकार स्मिथ हो गया, इतिहासकार राय चौधरी हो गए, इसके बाद मजुमदार, आरसी मजुमदार, वो भी जो है इनको नहीं मानते, मतलब रामगुप्त को गुप्त वंश का शासक नहीं मानते हैं।
तो ये 3 लोगों का नाम याद रखेंगे। अच्छा, मैं एक चीज बताना भूल गया, ये जो रामगुप्त है ना, इसके विषय में मतलब कि गुप्त वंश में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में रामगुप्त नामक कोई शासक हुआ, इस बारे में जानकारी देने वाला सबसे पहला इतिहासकार कौन था जानते हैं? नाम याद रखेंगे, राखाल दास बनर्जी। जी हां, वही राखाल दास बनर्जी जिन्होंने 1922 में, आज से लगभग 99 वर्ष पहले, मोहनजोदड़ो की खोज की थी। उन्हीं राखालदास बनर्जी द्वारा सन 1924 में यह बताया गया कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के बीच में रामगुप्त नामक कोई शासक हुआ था। उसके बाद ही ना रामगुप्त के बारे में काफी कुछ खोजा गया, जो भी साहित्य उपलब्ध था उसको पढ़ा गया, जैसे मैंने बताया नाट्य दर्पण, उसके बाद जो हर्षचरित, देवी चंद्रगुप्तम, आगे जो भी स्रोत मैंने बताया उन सबको जो है अच्छे से पढ़ा गया, स्टडी किया गया। तो लगभग 1924 में रामगुप्त के बारे में पता चला। तो मतलब देखो, गुप्त वंश इतने सालों से था, लेकिन एक शासक हुआ उसके बारे में लगभग आज से 100 साल पहले ही पता चला। तो 1924 में इसके बारे में पता चला था, ध्यान रखना। अब आते हैं जो रामगुप्त की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते हैं, मतलब कि स्मिथ, राय चौधरी, मजुमदार, ये लोग क्या तर्क प्रस्तुत करते हैं। तो 4-5 तर्क हैं जिनको आप लोग ध्यान में रखिएगा, कभी पूछा जा सकता है। गुप्त लेखों में रामगुप्त का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। देखो, समुद्रगुप्त तक हम छोड़ देते हैं, उसके बाद जो रामगुप्त के बाद इसका जो छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य वो शासक हुआ, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त, इन सभी ने बहुत सारे अभिलेख जारी किए, जिनमें से बहुत सारे अभी प्राप्त भी हो गए हैं, लेकिन उन किसी भी अभिलेख में हमको रामगुप्त का जिक्र नहीं मिलता है। ध्यान रखना, गुप्तों द्वारा जारी किए गए किसी भी अभिलेख में रामगुप्त के विषय में हमको जानकारी नहीं मिलता है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट जो रामगुप्त को नहीं मानते हैं उनके द्वारा जो दूसरा तर्क दिया जाता है वो ये है कि गुप्त वंश के अधिकतर शासकों ने सोने के और रजत, सोना और चांदी के सिक्के जारी किए, स्वर्ण और रजत सिक्के, लेकिन इसके जो भिलसा और एरन से जो तांबे के सिक्के मिले हैं, तो इससे जो है काफी सारे इतिहासकार बोलते हैं कि भाई गुप्त और तांबे के सिक्के ये कैसे हो सकता है, वो भी उस समय में जब गुप्त साम्राज्य लगभग अपने चरम पर था। समुद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, उनका काल काफी मतलब वैभवशाली काल था, और उन्हीं के बीच में कोई राजा आता है और वो सोने का सिक्का जारी नहीं करता या तांबे का सिक्का जारी करता है, ऐसे में जो है ये चीज उनके गले से नहीं उतरती है। हालांकि ये भी हो सकता है कि भाई इसने सोने के सिक्के जारी किए हो जो अभी तक नहीं मिला हो, हालांकि शोध इसमें चल रहा है, तो ये भी इसमें तर्क दिया जाता है। तीसरा तर्क दिया जाता है कि जो कोई अभिलेख, मतलब जो रामगुप्त है इसका अलग से कोई भी अभिलेख नहीं मिलता है, मतलब जो गुप्त वंश के जो दूसरे शासक हैं उनके अभिलेखों में तो कोई जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन इसके अलावा रामगुप्त का भी इसके द्वारा जारी किया गया कोई भी अभिलेख नहीं मिलता है। इसके बाद जो अगला है चौथा पॉइंट, जो चंद्रगुप्त के विषय में कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की और उसकी बीवी से, उसकी पत्नी से विवाह कर लिया। अब इतिहासकार ये तर्क देते हैं कि जो गुप्त साम्राज्य उसको भारत में स्वर्ण युग कहा जाता है। अब ऐसे स्वर्ण युग कहे जाने वाले वंश में इस तरह की घटना कि भाई ने अपने भाई की हत्या की और अपनी भाभी से विवाह कर लिया, तो ये चीज जो है जो गुप्त वंश को स्वर्ण युग माना जाता है, तो उस धारणा में ये फिट नहीं बैठता है, ऐसा इतिहासकारों का कहना है। उसके बाद अगला है पांचवा जो तर्क दिया जाता है, गुप्त लेखों में चंद्रगुप्त को तत्परिगृहित कहा गया है। देखो तत्परिगृहित, एक मिनट, तत्व परिगृहित। देखो जो तत्व परिगृहित एक शब्द मिलता है, तत्व परिगृहित, इसका क्या मतलब होता है? पिता द्वारा उत्तराधिकारी चुना जाना, इसका मतलब। तो ये जो तत्व परिगृहित है ये किसके लिए कहा गया है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के लिए उसके लेखों में उसको जो है तत्व परिगृहित कहा गया है, मतलब कि उसको उसके पिता ने अपने जीवन काल में अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था। अब आप बताइए कि समुद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था,
तो बीच में रामगुप्त कहां से आया। तो ये जो है जो इतिहासकार रामगुप्त की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते हैं, वो इस तरह का तर्क प्रस्तुत करते हैं। लेकिन इन सब तर्कों के बावजूद भी जो जानकारियां मिलती है, जो साहित्यिक स्रोत मिलता है और जो इन अभिलेखों से जो साक्ष्य मिलता है, इसके अलावा जो कुछ सिक्के मिले हैं, इसके आधार पर अभी के अधिकतर इतिहासकार रामगुप्त की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं और समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ऐसे जो है इसको स्वीकार किया गया है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अब जो है इस तरह के टॉपिक्स से भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसका अगर आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वीडियो जो है यही समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और इसी तरह के टॉपिक्स जो कि आपको और कहीं नहीं मिलते हैं, अगर आप लोग जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं कहीं से भी रिसर्च करके आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।